नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी वीडियो बना पाते हैं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको आपके नोटिफिकेशन पैनल पर नज़र आ जाएगा और आपके सब्सक्राइब करने पर हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक, साथ ही बात हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है पलायन वेग। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पलायन वेग पढ़ाया हुआ है पर उसके कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो वो पॉइंट को आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर न्यूनतम ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है वह क्या कहलाती है? पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पलायन ऊर्जा, देखिए पलायन वेग, मैंने पलायन वेग पढ़ाया था पिछले वीडियो में, अब यहाँ पर देखिए पलायन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पलायन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है? पलायन ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पहले पलायन वेग की बात कर रहा था, अब यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है, मतलब देखिए यहाँ पर चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है? बहुत कम है। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में आपको 2.38 किलोमीटर की स्पीड से आप अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे चंद्रमा से तो वह उसके पलायन क्षेत्र को क्रॉस कर देगा। ठीक, पर पृथ्वी में क्या था? पृथ्वी में तो ज़्यादा है पलायन वेग, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप अगर किसी वस्तु को फेंकोगे तब वह क्या होगा? पलायन वेग को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर पलायन वेग कम है चंद्रमा का, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा उपग्रह। तो देखिए उपग्रह निर्वात में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उपग्रह है, देखिए निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु नहीं होती है। ठीक है, वायु है वो बिल्कुल भी नहीं होती, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो उपग्रह क्या है? निर्वात में, मतलब जहाँ वायु नहीं है वहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा क्या करता है? व्युत्पन्न करता है। ठीक, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि निर्वात में मतलब जहाँ पर वायु नहीं है उस क्षेत्र से गुरुत्वाकर्षण है ना, उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो कहाँ पर है? जहाँ पर निर्वात है, मतलब जहाँ पर वायु नहीं है वहीं पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है और उसी क्षेत्र से क्या कर रहा है? उसी क्षेत्र से क्या कर रहा है? ऊर्जा क्या कर रहा है? व्युत्पन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर जो पिंड परिक्रमा करते हैं वह क्या कहलाते हैं? उस ग्रह का उपग्रह। जैसे कि चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह क्या कहलाता है? पृथ्वी का उपग्रह। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न विरूपण का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा। अब देखिए विरूपक बल का क्या मतलब होता है? विरूपक बल का मतलब ये होता है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार स्थिति में परिवर्तन ला दे। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? विरूपक बल कहलाते हैं। तो उसके द्वारा उत्पन्न विरूपण का विरोध करती है। अब विरूपण का मतलब क्या होता है? विरूपण का मतलब वही है कि अगर विरूपक बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा? विरूपण हो जाएगा, मतलब वो वस्तु क्या परिवर्तित हो जाएगी, उसके आकार और स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो विरूपक बल अगर लगाया जाएगा तो किसी वस्तु में विरूपण हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विरूपक बल अगर लगाया जाएगा तो प्रत्यास्था क्या करेगी? उस विरूपण का विरोध करेगी। ठीक है, प्रत्यास्था करिए, ठीक है, विरूपण का विरोध। और अब विरूपक बल के द्वारा जो परिवर्तन होने वाला है, मतलब विरूपण होने वाला है, उस विरूपण का विरोध कौन करेगी? प्रत्यास्था करेगी, है ना। तथा विरूपक बल हटा लेने पर देखिए, अब वो बल हटा ले, अगर वो बल हम हटा लेंगे, ठीक है,
विरूपक बल अगर हम हटा लेंगे तो वो क्या करेगी, वो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगी। मतलब विरूपण भी हट गया, अगर विरूपक बल हटा दिया तो विरूपण भी हट गया। और अगर विरूपक बल आप लगा रहे थे तो विरूपण हो रहा था, पर प्रत्यास्थता क्या कर रही थी, उसे रोक रही थी, मतलब उसका विरोध कर रही थी। तो यही है प्रत्यास्थता का गुण। अब देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान के चलिए प्रत्यास्थता मतलब देखिए जो स्प्रिंग होता है उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो मान के चलिए देखिए ये स्प्रिंग है, इस तरीके से मैंने स्प्रिंग बना दिया, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब देखिए स्प्रिंग को अगर आप इस दिशा में अगर खींचोगे तो ये और लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एकदम ज़्यादा तेज़ी से खींचोगे तो ये एक सीधी रेखा में इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मैंने बना देता हूँ, यहाँ पर स्प्रिंग देखिए इस तरीके से स्प्रिंग है। और यहाँ पर देखिए आप खींचते हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग थोड़ी इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये स्प्रिंग है और इसमें प्रत्यास्थता का गुण है। अब इसमें हम विरूपक बल लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं विरूपक बल, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे वह बल है। तो वस्तु में क्या हो गया, विरूपण हो गया, ठीक है, विरूपण हो गया। देखिए आकार में परिवर्तन हो गया कि नहीं, एक सीधी रेखा में बन गई। पर प्रत्यास्थता क्या करती है, जब आप यहाँ पर छोड़ोगे, मतलब आपने खींच के उसे सीधा कर दिया स्प्रिंग को, पर अब यहाँ से अगर आप उसे छोड़ोगे, बल लगाना मतलब बल आप लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं तभी तो वो सीधी रेखा में बनी हुई है। पर अब यहाँ पर आप जब बल लगाना छोड़ोगे, हटा दोगे बल को, तब क्या होगा, ये फिर से स्प्रिंग बन जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा स्प्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग फिर से वो वापस स्प्रिंग बन जाएगी, तब क्या होगा, मतलब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, मतलब विरूपण हट गया, है ना। विरूपक बल हटा लिया गया तो विरूपण भी हट गया। तो यही है प्रत्यास्थता, मतलब स्प्रिंग में होती है प्रत्यास्थता की गुण, ठीक है। जिसमें बल लगाए जाते हैं विरूपक बल, तब वो विरूपण में आने लगती है, पर प्रत्यास्थता क्या करती है, उसका विरोध करती है। और विरूपक बल हटा लिया जाता है तब वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि दी गई विकृति के लिए प्रतिबल का परिमाण रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए जो प्रत्यास्थता का गुण है वो रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक है, ठीक, क्योंकि दी गई विकृति के लिए प्रतिबल का परिमाण रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि दी गई जो विकृति है उसके प्रतिबल का परिमाण है वह रबड़ की अपेक्षा मतलब स्टील में अधिक होता है। देखिए जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वह स्टील में ज़्यादा होता है रबड़ की अपेक्षा, ठीक है। तो बस यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये असल में स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। मतलब मान के चलिए जो प्रतिबल है उसे हम लिखते हैं F, ठीक है, प्रतिबल को मान के चलिए हम F से डिनोट कर रहे हैं, मतलब फोर्स। और यहाँ पर देखिए विकृति को मान के चलिए हम V से डिनोट कर रहे हैं, तब इसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, ये होगा, इसका जो मान होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक होगा, ठीक है। मान के चलिए हम प्रत्यास्थता को P से डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से कहना चाह रहा है, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। ये जो 2 है वो स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला टॉपिक है घनत्व। तो देखिए द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति स्क्वायर इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन क्या होता है, घनत्व कहलाता है, ठीक। और घनत्व का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मतलब घनत्व में द्रव्यमान भी मौजूद होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यदि जल तथा मिट्टी के तेल को मिश्रित किया जाए तो जल पर मिट्टी का तेल प्लवित होता है। देखिए यहाँ पर यदि जल तथा मिट्टी के तेल को क्या किया जाए, मिश्रित किया जाए, मतलब मिक्स किया जाए, तो जल पर मिट्टी का तेल जो होता है प्लावित होता है। मतलब आप देखे होंगे जब आप पानी में तेल डालते हैं, है ना, तो जो तेल होता है वो पानी के ऊपर फैल जाता है, मतलब वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो पानी के साथ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक। तो वही कहना चाह रहा है कि मिट्टी का तेल जो होता है वो प्लावित होता है जल के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है, जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। जल का जो घनत्व है वो मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। बस सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए अगला है, समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है।
देखिए यहाँ पर जो समुद्र का जल है वो, उसका जो घनत्व होता है समुद्र के जल का, वह साधारण जल से अधिक होता है। आप देखिए जैसे कि जो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, वो इसलिए समुद्र पे तैर पाते हैं क्योंकि समुद्र का जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। पर अगर आप साधारण जल या तालाब में अगर आप जहाज को छोड़ दें तो जहाज यहाँ डूब जाएगा। पर समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए जो जहाज हैं वो समुद्र में तैर पाते हैं। ध्यान पे रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर दाब। तो देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि कोई सतह है, ऊपर हम बल लगा रहे हैं बाह्य बल, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। मतलब दाब मतलब दबाव लग रहे हैं, बस सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्योंकि देखिए ये दाब का ये अनुपात के फॉर्म में है, ठीक है, बल और क्षेत्रफल। मतलब आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल और बल अनुपात में है, तो यहाँ पर बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। मतलब जितना क्षेत्रफल है उस हिसाब से अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि पास्कल के नियम पर आधारित है। देखिए ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है होती है, हाइड्रोलिक प्रेस है, और हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है वह क्या है, पास्कल के नियम पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है, या हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर आधारित है, या तो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर आधारित है। आप ध्यान पे रखिएगा, जहाँ पर हाइड्रोलिक आ गया मतलब समझिए वहाँ पर पास्कल आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दिया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि बैरोमीटर वाले क्वेश्चन, कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, या बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि आप दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थ का क्या होगा, गलनांक बढ़ जाएगा, मतलब पदार्थ के गलने की स्थिति बढ़ जाएगी, जैसे मोम या घी। अब दाब बढ़ाएंगे, है ना, मतलब मान के चलिए आप वायुमंडलीय दाब भी बढ़ा रहे हैं तो पदार्थ का गलनांक तो बढ़ ही जाएगा ना। घी है, अब घी को आप रख दीजिए और अगर तेज़ हवा चल रही है तो वो जल्दी पिघलेगा, सेम चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है हमारा टॉपिक, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जब वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, कि जब वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, या तो अधूरे रूप से डुबोई गई है या तो पूरी तरह से डुबोई गई हो, तो उसके भार में क्या होती है, कुछ कमी आ जाती है। तो यह जो कमी है उसे क्या कहते हैं, आभासी कमी कहते हैं, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, तो यह जो कमी है जिसे हम आभासी कमी बोलते हैं, यह किसके बराबर होती है, यह होती है वस्तु जो अपने क्षेत्र के हिसाब से द्रव को हटाता है उस भार के बराबर होती है। बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है हमारा टॉपिक, पृष्ठ तनाव। तो देखिए प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, द्रव क्या करता है, अपने स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं, मतलब जो स्वतंत्र रूप होता है उसको सिकोड़कर क्या करता है, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब देखिए हर वस्तु का पृष्ठ तनाव होता है, तो द्रव का भी होता है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि जब द्रव अपने स्वतंत्र रूप को छोड़कर सिकुड़ जाता है तब वह न्यूनतम क्षेत्रफल, मतलब बहुत ही कम जगह घेरता है। यह प्रवृत्ति होती है द्रव की। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब द्रव का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। द्रव का जब ताप बढ़ाया जाता है, ठीक, मतलब उसे गर्म किया जाता है, तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। यहाँ पर वही कहना चाह रहा है, देखिए कि स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होता है, ग्रहण कर लेते हैं। मतलब अगर आप द्रव में ताप देंगे, मतलब उसे गर्म करेंगे, तब वो क्या होगा, अपने स्वतंत्र पृष्ठ को छोड़कर सिकुड़ जाएगा, वही कहना चाह रहा है, और
न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण कर लेगा, मतलब उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा। और जब क्रांतिक ताप मतलब बहुत अधिक ताप देंगे तब वह शून्य में आ जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। बस यही कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है हमारा, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की छोटी बूंद गोली आकार में गिरती है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि एक सुई या पिन क्या होती है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। देखिए जो सुई या पेन को जब हम पानी में डालते हैं तो वह तैरती है पानी में। क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ मात्रा में पृष्ठ तनाव होता है, उसके कारण ये क्या करती है, वो पानी में कुछ जगह घेरती है और इसलिए वो तैरती है। ठीक, पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से क्या करती है, जगह घेरने का काम करती है, मतलब उसकी वजह से वो एक क्षेत्र बनाती है जल में, और उसी वजह से वो क्या करती है, पानी में तैरती है। सेम जैसे कि जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज, वो समुद्र में पृष्ठ तनाव की वजह से ही तैरते हैं, क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, और जहाज़ों का जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी अधिक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो जहाज है वो समुद्र में तैरते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की छोटी बूंद गोली आकार में गिरती है। अब देखिए जब पानी बरसात होती है तो जो पानी की बूंदें हैं, पानी जो है वो बूंदों के रूप में गिरती है। तो ये जो बूंद के रूप में गिरती है ये भी क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ही वो जो बारिश होती है वो बूंदों के रूप में होती है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान पार्ट 4, और अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।